हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूं, बिल्कुल नए टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। आज के पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, ये क्या होती है, किस तरह ये वर्क करती है और किस तरह इसे फाइंड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट those students who have already subscribed my channel, please share as much as you can. Okay, thank you for that. So अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की, सबसे पहले हमारे मन में बात आती है पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल वर्ड अगर हम इसको समझें, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूं कि पोटेंशियल वर्ड का ये मतलब होता है। पोटेंशियल को अगर हम इस तरह से समझें, स्टेशनरी, किसी भी चीज को जो स्टेशनरी रखी है, जिसमें आपको किसी तरह की मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, उसमें भी एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये दिखती नहीं है। आपके पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें तो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो कि सिर्फ रखा हुआ है, उसमें किस तरह से कौन सी एनर्जी आ जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये सबसे आसान भाषा में डेफिनेशन है। जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, आपको उसमें पोटेंशियल एनर्जी माननी ही पड़ेगी। रीजन क्या है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by any object due to its position और mass और shape and size। मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन है, जो भी उसका मास है, या उसकी पोजीशन या उसकी साइज और शेप में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो उन सभी में जो एनर्जी बॉडी कंजर्व करेगी, बॉडी जो पजेस करेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हमारे पास मेनली दो चीजें आती हैं। अगर हम सभी चीजों को अलग क्लासिफाई करें, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, पहला वर्ड हमारे पास ये आता है पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और दूसरा वर्ड आता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीजें हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को बनाती हैं। अब ये जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, ये तो कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, उनके साथ ये पॉइंट एप्लीकेबल है। बट ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ये अर्थ में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल है। मतलब ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स में ही हो सकती है, जबकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अप्रॉक्सीमेट हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगी। सो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म्स बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by an object due to change in its position from the earth surface obviously, or due to change in its initial configuration is called potential energy. For example, आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट को, जो कि यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पर रखा हुआ था, ये सरफेस पर रखा है, आपने इसे h हाइट ऊपर उठा के रख दिया, यहां पे आपने रख दिया इस सेम ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स you have done some work on the object। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर किसी हाइट तक रखने में हमें कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करना होगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सेम ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो वर्क आपने उस ऑब्जेक्ट पर किया होगा, वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यही चीज अगर हम दूसरे वाले का एग्जांपल लें, तो दूसरे वाले में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस तरह की एक स्प्रिंग है, हमने इसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने का मतलब आप अच्छे से जानते हो, जो इसकी ये सब टर्निंग्स है, इसको आपने बहुत पास कर दिया, ठीक है। व्हेन यू हैव कंप्रेस्ड द स्प्रिंग, you have done some work, and that work is stored in the spring in the form of potential energy। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का नेचर अलग अलग है। दोनों है पोटेंशियल एनर्जी, बट इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हैज टू फॉर्म्स, ग्रेविटेशनल, जो कि पहली वाली कंडीशन को फॉलो करेगी,
that will be gravitational, and the second one elastic, which will follow the second condition. So the gravitational potential energy is the energy possessed by an object due to change in its position from the earth surface. अर्थ सरफेस से जितनी ज्यादा हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा चेंज हो जाएगी. इज दैट क्लियर? नाउ जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज रिलेटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स which are elastic, or which we can say those objects which can change their configuration. For example, a spring. जैसे मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया, बो एंड एरो में हम लोग जो स्ट्रिंग यूज करते हैं, that can also change its configuration, so that can also considered as elastic body. So that at that place elastic potential energy also conserved. The main problem is पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, आप इस डिफरेंस को अगर आप समझ गए तब आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आसानी से अप्लाई कर सकते हो. वी कैन से दैट इफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्राइड टू कन्वर्ट इन एनी फॉर्म देन इट इज पॉसिबल. अगर हम काइनेटिक एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, हम इजीली कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किसी ऑब्जेक्ट मशीन को चलाने में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन एनी ऑफ द फॉर्म डायरेक्टली, बट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी. जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, देन दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अदर फॉर्म्स. ये पॉइंट बस एक पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप समझ जाओगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाकर रखा हुआ था किसी हाइट पर. आपने ये ऑब्जेक्ट को उठाकर एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा था. अभी आपको इसमें कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट किसी रीजन से नीचे की ओर गिरता है और यहां पर अगर कोई पर्सन है, उस पर ये ऑब्जेक्ट गिरेगा, तो क्या पर्सन को चोट नहीं लगेगी? क्या पर्सन को कुछ एनर्जी का फील नहीं होगा? बिल्कुल होगा. रीजन ये है, जब इस ऑब्जेक्ट ने गिरना शुरू किया देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. तब वो अर्थ पर, तब वो मोशन में आने लगा ऑब्जेक्ट, then its effect we can see. So the basic problem with the potential energy is that कि हम इसे डायरेक्टली किसी भी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. पहले ये खुद काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, आफ्टर दैट फिर ये किसी दूसरे फॉर्म में जाएगी. यही चीज हम लोग बो एंड एरो में भी करते हैं. बो एंड एरो में भी सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं. स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके उसमें एरो फिक्स करते हैं. अभी तक देखिए कुछ इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है. आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, अब आप खड़े हो, आपने टारगेट चूज किया. जैसे ही स्ट्रिंग को आप रिलीज करोगे देन व्हाट विल हैपन, देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू द एरो. एरो में वो सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई और एरो मूविंग के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा. देन यू कैन सी द इफेक्ट. ठीक है, तो ये मेन बस प्रॉब्लम आप याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी हम किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द रीजन व्हाई पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी सीन बाय द ऑब्जर्वर वेरी इजीली. इसे समझना होता है. नाउ अब अगर हम बात करें व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये है ग्राउंड. ग्राउंड पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसे आपको h हाइट के किसी पॉइंट तक पहुंचाना है. m मास के ऑब्जेक्ट को यहां तक आपको लाना है. यू हैव टू डू सम वर्क. आपको इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक रखने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. So we can write gravitational potential energy is equal to work done. कौन सा वर्क डन? इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने में. वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
F into S, that will be the formula for work. Force, अब यहां पर जब आप एक m मास के ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो तो आपको कितना फोर्स चाहिए, ध्यान रखिएगा। फोर्स जो होता है वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, क्योंकि आपको उसी को तो बैलेंस कराना है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। सो फोर्स की वैल्यू बन गई mg, उसे आपने यहां पे लाके रखा mg, और आपको कितना डिस्प्लेस करना है, h हाइट, सो mg इंटू h, सो इट विल बिकम mgh। ये हमारे लिए फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कि किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक आपको अगर पहुंचाना है, देन यू हैव टू डू द वर्क mgh which is equal to the gravitational potential energy। तो इस फॉर्मूले से हमें दो चीजें क्लियर हो जाती हैं, u directly proportional to m and u directly proportional to h। g की वैल्यू तो प्लेस पे डिपेंड करती है, g की वैल्यू को हम अपनी तरफ से कम या ज्यादा कर नहीं सकते, तो ये दो फैक्टर्स हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस u is totally related with the mass। if the mass will increase then the potential energy will increase, if the mass will decrease then the potential energy will decrease। और सेम रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। स्टूडेंट्स कई बार लिखते हैं h मींस हाइट ओवर हियर, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सही चीज होगी h इज प्रेजेंटिंग द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइट h। u is directly proportional to h, that means if the height from the earth surface increases then the potential energy also increases, and if the height from the earth surface decreases then the potential energy also decreases। so these are the two factors on which potential energy, or which type of potential energy, gravitational potential energy depends। one thing I want to tell you, you do not need to understand elastic potential energy under the level of 6th to 10th। 10th के बाद आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझना होगा। उसके पीछे लॉजिक ये है बेटा, बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए जिन टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी, कांस्टेंट रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, उन सब की हमें रिक्वायरमेंट है, और वो सारे टॉपिक्स अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। सो I am not going to explain elastic potential energy in this video। For 11th class students, I will upload that video when I will get time, but in this video we discuss only those things which are in the syllabus of 9 to 10th। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो अगर आज मैं यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड कर देता हूँ तो 6th to 10th वाले बच्चों को थोड़ा सा शायद कंफर्टेबल उसमें ना हो, बिकॉज वो टर्म्स उन्होंने अभी तक नहीं पढ़े। That is why I am not including elastic potential energy in this। One more thing, basically अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है, when an object is at earth surface, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg multiply by 0। आंसर इज 0। इसका मतलब क्लियर है, the potential energy carried by an object which is on earth surface इज 0। तो बेसिकली जो हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सरफेस एंड दैट पोजीशन, h हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म हम लोग यूज करते हैं वो दो पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है। कौन कौन सा, एक जो ग्राउंड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 0 होती है, और एक उस पर्टिकुलर हाइट पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूं, मैं अगर आपसे कहता हूं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 5 मीटर हाइट इज 500 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की जो कि 5 मीटर की हाइट पे रखा है 500 जूल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है, जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो है 500 माइनस 0। ये जो mgh है ये h हाइट पर है, ये सपोज h2 है, और ये जो 0 है ये mgh1 है, तो इसीलिए आंसर आया है हमारे पास 500। इट मींस उस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाकर उस पर्टिकुलर 5 मीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए 500 जूल का वर्क करना पड़ा होगा, तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
ना अगर हमसे बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट की, सो एज आई टोल्ड यू इन माय वीडियो रिलेटेड टू एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती हैं सभी की एसआई यूनिट होती है जूल। पोटेंशियल एनर्जी की भी एसआई यूनिट होती है जूल। मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से निकालना बता देता हूं। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा U इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। एम होता है बेटा मास, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच होती है हाइट, हाइट की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो अगर आप इन सभी को कंबाइन करोगे तो रिलेशन बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी क्वांटिटी को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, जूल। तो आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि जूल का फंडामेंटल यूनिट्स में क्या पोजीशन होती है। फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हम जूल को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए 1 जूल की, डिफाइन 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन हाउ कैन वी डिफाइन दैट, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 जूल ऑफ एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज when an object of any mass has to be placed from the earth's surface to a particular height h, and if the work done, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाकर किसी हाइट तक पहुंचाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, देन वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी कैरीड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1 जूल। तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो पोटेंशियल एनर्जी पजेस कर रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहा है, वो 1 जूल है। ठीक है, इफ द वर्क डन ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट, इफ द वर्क डन इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल एनर्जी कैरीड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1 जूल। तो ये डेफिनेशन बन जाती है 1 जूल की। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पोटेंशियल एनर्जी। And as we have discussed all the things related to potential energy, one more point is left. Potential energy is a scalar quantity because इसमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। That is why it is called as scalar quantity. अगर जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, those are called vector quantities. बट इसमें डायरेक्शन की किसी तरह की जरूरत नहीं है, that is why it is a scalar quantity. तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कि एक क्लास 6 से क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का बच्चा यहां से समझ सकता है। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क टू मी, लीव योर प्रॉब्लम इन योर कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।